हे गाइज, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मौर्य प्रशासन के विषय में बात करेंगे। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको सम्राट अशोक के विषय में पढ़ा दिया है। दोस्तों, हमने मौर्य वंश के विषय में पढ़ लिया था। तो दोस्तों, अब हम बारी बारी से जो भी मौर्यों का प्रशासन था और मौर्यों की सामाजिक स्थिति थी, उनकी अर्थव्यवस्था थी, उनका समाज था, तो इसके विषय में दोस्तों हम देखेंगे। आज हम इस वीडियो में मौर्य प्रशासन के विषय में बात करने वाले हैं कि आखिर दोस्तों मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक तक और किस प्रकार का प्रशासन था, किस प्रकार का शासन था। दोस्तों देखो, किसी भी साम्राज्य को या किसी भी देश को, है ना, किसी भी राज्य को समझने के लिए वहाँ के प्रशासन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वहाँ का प्रशासन आपको मालूम है तो आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का जो सत्ता है वो किस प्रकार की रही होगी। तो दोस्तों, अगर हम प्रशासन की बात करें तो आज कोई भी देश, कोई भी राज्य है ना, कोई भी संस्था बिना प्रशासन के नहीं चल सकती है। और प्रशासन का मतलब ही होता है किसी भी संस्था या किसी भी देश को चलाना, उसको नियम कायदे के तौर पर और वहाँ पर शासन करना ही प्रशासन कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में मौर्य प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे कि आगे आखिर मौर्य वंश का प्रशासन और किस प्रकार का था, मौर्य वंश में और प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के अधिकारी कैसे थे। तो आज हम इस वीडियो में इसको पढ़ने वाले हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें प्रशासन की, तो मौर्य वंश का जो प्रशासन था वो 3 भागों में बाँटा गया था। जैसे दोस्तों आज हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर हम भारत के शासन की बात करें तो दोस्तों भारत को मतलब केंद्रीय शासन, फिर दोस्तों राज्य में जो सीएम होते है उसका शासन, उसके बाद जो ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर होती हैं, तो इस प्रकार से पूरे तंत्र को बाँटा गया है कि जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होंगे, राज्य में सीएम होगा और जो गाँव हैं तो गाँव में पंचायतें होंगी। और उसी प्रकार से जो मौर्य वंश था, तो उसी प्रकार से मौर्य वंश के प्रशासनों को बाँटा गया था कि किस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन होगा, केंद्र के बाद प्रांत आएँगे, प्रांत के बाद स्थानीय आएँगी। तो पूरा एकदम आप आज से अनुमान लगा करके मौर्य वंश के प्रशासन को भली-भाँति आप समझ सकती हैं कि कैसे आज प्रशासन को बाँटा गया, उसी प्रकार से मौर्य वंश के प्रशासन को बाँटा गया था। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो मौर्य वंश का जो प्रशासन है वो 3 रूप से बाँटा गया था। दोस्तों, अब वो 3 रूप कौन-कौन से थे? इसमें से पहला था केंद्रीय प्रशासन। मतलब केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है कि यह जो प्रशासन था दोस्तों, एक केंद्र के तौर पर काम करता था। इसमें केंद्रीय व्यवस्था थी। और दोस्तों केंद्र के बाद आता था प्रांतीय। कौन-सा आता था? तो केंद्र के बाद आता था प्रांतीय प्रशासन और दोस्तों प्रांत के बाद आते थे स्थानीय प्रशासन। तो दोस्तों पहले केंद्रीय प्रशासन, केंद्र के बाद प्रांतीय प्रशासन और प्रांत के बाद स्थानीय प्रशासन। तो अगर हम इसमें दोस्तों बात करें तो इस प्रकार से मौर्य वंश के प्रशासन को बाँटा गया था। दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें केंद्रीय प्रशासन की, तो केंद्रीय प्रशासन को 3 तरह से बाँटा गया था। इसमें जो सबसे ऊँचे पद पर होता था, वो होता था तो दोस्तों राजा। इसमें से जो सबसे ऊँचे पद पर होता था, तो वो होता था राजा। और राजा के बाद आते थे मंत्रणा और मंत्रणा के बाद आते थे मंत्रिपरिषद। जैसे दोस्तों आज आप देखते होंगे केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर सबसे ऊपर होते हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नीचे दोस्तों होता है मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के नीचे होता है मंत्रिपरिषद। तो उसी प्रकार से मौर्य वंश के प्रशासन को बाँटा गया था। इसमें सबसे ऊपर था राजा और राजा के नीचे काम करता था कौन? मंत्रणा और मंत्रणा के नीचे काम करती थी कौन? मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों राजा और राजा के बाद मंत्रणा, मंत्रणा के बाद मंत्रिपरिषद। दोस्तों इस प्रकार से मौर्य वंश के प्रशासन को बाँटा गया था। और अगर हम वहीं पर दोस्तों प्रांतीय प्रशासन की बात करें कि आखिर प्रांत का कैसा प्रशासन था। जैसे आज दोस्तों आप प्रांत से, जैसे आज मतलब राज्य हैं, है ना, जो भी राज्य हैं भारत के, तो उसको आप प्रांत से अनुमान लगा सकती हैं। तो पूरे मौर्य वंश को 5 प्रांतों में बाँटा गया था। कितने प्रांतों में? तो पूरे मौर्य वंश को 5 प्रांतों में बाँटा गया था। इसमें से जो पहला प्रांत था उसका नाम था उत्तरापथ और जो दूसरा प्रांत था उसका नाम था दोस्तों अवंतिरथ और तीसरा था दक्षिणापथ, चौथा था कलिंग और पाँचवां था प्रासी। मतलब ये 5 राज्य थे जी। जैसे आज भारत में दोस्तों, जैसे आज भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से पूरे मौर्य वंश को 5 राज्यों या 5 प्रांतों में बाँटा गया था। तो वहीं अगर हम दोस्तों उत्तरापथ की बात करें, तो उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों तक्षशिला और अवंतिरथ की थी उज्जैनी और दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी और कलिंग की थी तोसली
और परासी की थी पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार से प्रांतों की राजधानी को बाँटा गया था। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पर मौर्य वंश के प्रांतीय प्रशासन को समझा है। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य वंश का स्थानीय प्रशासन, मतलब कि स्थानीय प्रशासन का मतलब होता है कि बहुत छोटे लेवल पर यह प्रशासन काम करता था। अगर हम मौर्य वंश के स्थानीय प्रशासन की बात करें, इसमें दोस्तों सबसे ऊपर था जिला, और जिला के नीचे था स्थानिक, स्थानिक के नीचे था द्रोणमुख, और द्रोणमुख के नीचे था खरवटक, और खरवटक के नीचे था संग्रहण, और संग्रहण के नीचे था ग्राम। तो इस प्रकार से मौर्य वंश के स्थानीय प्रशासन को बांटा गया था कि सबसे पहले जिला होगा, और जिला के बाद स्थानिक होंगे, स्थानिक के बाद द्रोणमुख होंगे, द्रोणमुख के बाद खरवटक होंगे, फिर इसके बाद संग्रहण होंगे और ग्राम होंगी। तो इस प्रकार से मौर्य वंश का स्थानीय प्रशासन था। तो मौर्य वंश का जो पूरा प्रशासन है, जो पूरी उसकी सत्ता है, उसको 3 प्रकार से बाँटा गया, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। इसके बाद हम दोस्तों बारी-बारी से पढ़ते हैं कि आखिर मौर्य वंश का केंद्रीय जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था, उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार का था और स्थानीय प्रशासन किस प्रकार का था। तो इसके विषय में अब हम दोस्तों इसको एक-एक तरह से इसको पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें और केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, तो यहाँ पर जो केंद्र लेवल पर था, तो दोस्तों केंद्र का प्रशासन था, केंद्र के नीचे राज्यों का शासन था, और राज्यों के नीचे ग्राम पंचायतें थी। तो अगर आप यहाँ पर मौर्य काल में देखेंगे, तो मौर्य काल में इसको इस प्रकार से देखा जाता है, और अगर आप इसको आज देखेंगे, आज की दृष्टि से इसको अगर देखेंगे, तो आज इसको आप केंद्र में बाँट सकते हैं, राज्यों में बाँट सकते हैं और ग्राम पंचायतों में बाँट सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्रीय प्रशासन को दोस्तों पढ़ने की बात करते हैं कि आखिर केंद्रीय प्रशासन का खुला रूप कैसा था, मौर्य वंश में केंद्रीय प्रशासन किस तरह से काम करता था, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों मौर्य वंश में जो केंद्रीय प्रशासन था वो दोस्तों राजा था, सबसे ऊपर राजा था, और राजा के बाद क्या था, उसके दोस्तों बाद मंत्रणा थी, और मंत्रणा के बाद मंत्री परिषद थी। तो दोस्तों राजा क्या है कि राजा यहाँ पर और निरपक्ष होता था। यहाँ पर जो राजा था, तो राजा का पद वंशानुगत था। उसके बाद अगर हम बात करें मंत्रणा की, तो मंत्रणा में दोस्तों यहाँ पर 4 अधिकारी आते थे। इसमें दोस्तों सेनापति आता था, सन्निधाता आता था, प्रधानमंत्री आता था और युवराज आते थे। तो ये 4 अधिकारी मंत्रणा में आते थे। उसके बाद हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद में तीर्थ आते थे। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के सबसे उच्च अधिकारी को तीर्थ बोलते थे। तीर्थ बोलते थे, अमात्य बोलते थे। 2 प्रकार से, और किसी भी मतलब उच्च अधिकारी को 2 प्रकार से दोस्तों परिभाषित किया जाता था। उसको तीर्थ बोला जाता था कि अमात्य बोलते थे। और दोस्तों, और अगर हम बात करें तीर्थ की, तो यहाँ पर जो तीर्थ थे, तो यहाँ पर तीर्थों की संख्या 18 थी। और जो दूसरी कैटेगरी थी, वो थी अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष और तीर्थ ये दोनों मंत्रिपरिषद में शामिल थी। और अगर हम अध्यक्ष की बात करें, तो इसकी संख्या 30 थी। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि अगर तीर्थ जो थे, तीर्थ कितने प्रकार की थी। तीर्थ में वो 18 पद कौन-कौन से आते थे, तो यहाँ पर दोस्तों हम मतलब 18 की संख्या तो याद नहीं कर पाएँगे, लेकिन इसमें जो मुख्य पद हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछता है, उसके विषय में हम दोस्तों बात करते हैं कि आखिर वो 18 तीर्थ कौन-कौन से थी। तो 18 में हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट तीर्थों के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों तीर्थ थे, तो मंत्री आते थे, पुरोहित आते थे, सेनापति आते थे और युवराज आते थे। दोस्तों ये तीनों और मंत्रणा में भी आती थी। तो यहाँ पर मंत्री आता था, पुरोहित आता था, सेनापति आता था और युवराज आता था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर समाहर्ता आता था, और समाहर्ता का मतलब होता है दोस्तों क्या, तो राजस्व की देखभाल करने वाला। जो भी मौर्य वंश में दोस्तों पैसे की देखभाल करता था, उसको बोलते थे समाहर्ता। इसके बाद इसमें सन्निधाता आता था, और दोस्तों यहाँ पर सन्निधाता का मतलब होता था कोषाध्यक्ष। उसके बाद इसमें नायक आता था। तो दोस्तों नायक का काम होता था नगर की और रक्षा करना। इसके बाद दोस्तों इसमें दंडपाल आते थे। तो दंडपाल का कार्य होता है दोस्तों पुलिस प्रशासन। जो भी मौर्य वंश का पुलिस प्रशासन था, तो मौर्य वंश के पुलिस प्रशासन को दंडपाल कहा जाता था। इसके बाद इसमें दुर्गपाल आता था, और दुर्गपाल का मतलब होता है दुर्ग की रक्षा करना ना दोस्तों। दुर्गपाल का मतलब होता है अर्थ होता है दुर्गपाल का। उसके बाद इसमें अंतपाल आते थे। तो अंतपाल का काम होता है सीमा की रक्षा करना दोस्तों, बाउंड्री की रक्षा करना अंतपाल होता है। जैसे आज अपने देश में वर्तमान में आर्मी काम करती है, अपने देश की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार से दोस्तों मौर्य वंश में जो अंतपाल होते थे, तो अंतपाल दोस्तों पूरे राज्य की बाउंड्री की रक्षा करते थे। और दोस्तों जो व्यवहारिक होता था, तो व्यवहारिक का दोस्तों मतलब था प्रधान न्यायाधीश। यह मौर्य वंश का प्रधान न्यायाधीश था, इसको व्यवहारिक बोलते थे।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 30 अध्यक्ष की। अगर वो 30 अध्यक्ष कौन-कौन सी थी? तो इसमें हम दोस्तों 30 अध्यक्ष के तो नाम नाम याद नहीं करेंगे। जो भी इसमें महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं, जो भी आपके दोस्तों एग्ज़ाम में पूछता है, उसके विषय में हम यहाँ पर 30 प्रकार के अध्यक्षों की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कोषा अध्यक्ष आता था और अकारा अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष और लक्षणा अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, प्रणय अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, पैतवा अध्यक्ष, गणका अध्यक्ष और देवता अध्यक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों इतने प्रकार की एक अध्यक्ष थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि मौर्य वंश का प्रांतीय प्रशासन कैसा था। मतलब कि वहाँ पर प्रांतों में और प्रशासन की किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो इसके विषय में हम देखते हैं कि अगर जो प्रांत था, तो प्रांतों को मौर्य वंश में 5 भागों में बाँटा गया था। उसकी प्रॉपर मौर्य वंश में राजधानी बनाई गई थी। इसके विषय में हम दोस्तों बात करते हैं, तो दोस्तों मौर्य वंश का जो प्रांतीय प्रशासन था, उसको 5 भागों में बाँटा गया था। दोस्तों इसमें पहला भाग था उत्तरापथ, दूसरा भाग था दोस्तों अवंतिरथ, तीसरा भाग था दक्षिणापथ, चौथा भाग था कलिंग और पाँचवां था प्रासी। तो ये 5 टाइप में मौर्य वंश के प्रशासन को बाँटा गया था। और अगर हम दोस्तों उत्तरापथ की बात करें, तो उत्तरापथ की कैपिटल थी तक्षशिला, इसकी थी उज्जैनी, दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी और कलिंग की राजधानी तोसली थी और प्रासी की पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ पर जो प्रांतीय प्रशासन है दोस्तों, उसको पूरे मौर्य वंश के प्रशासन को 5 प्रांतों में बाँटा गया था। दोस्तों प्रांतीय प्रशासन आपने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर पढ़ा होगा कि जो प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बँट गए थे। आपने पढ़ा होगा कि अशोक जो थे ना, अशोक पहले राज्यपाल हुआ करते हैं। जो अवंती नामक प्रांत था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो उस समय जब अशोक होते हैं, है ना? जो अशोक होते हैं, जो बिंदुसार के पुत्र जो अशोक होते हैं, तो दोस्तों बिंदुसार के समय जो मतलब अवंती प्रांत था, उज्जैनी जो प्रांत था, उसके राज्यपाल अशोक होते हैं। और वहीं अगर हम दोस्तों बात करें और तक्षशिला की, तो दोस्तों जो बिंदुसार के बड़े बेटे थे, उनका नाम था दोस्तों औससीम, तो वो तक्षशिला के प्रांतपति हुआ करते हैं। तो दोस्तों प्रांतीय प्रशासन जो है, ये बिंदुसार और चंद्रगुप्त के मौर्य के समय से चला आ रहा है। इसके बाद हम दोस्तों बात करें, तो जो शासक होते थे, जो भी प्रांतों के शासक होते थे, तो दोस्तों प्रांतों के शासक जो होते थे, वो राजकुमारों और युवराजों का शासन होता था। मतलब कि प्रांतों पर जो भी बैठता था, वो दोस्तों राजा का करीबी होता था। मतलब कि या तो वो राजा का कोई भी युवराज होता था या कि उसका राजकुमार होता था कि कोई करीबी होता था, तो प्रांतों में उसी को दोस्तों बनाया जाता प्रांतपति। आप अगर प्रांतपति को समझें, तो आज आपके सीएम से उसको जोड़ सकते हैं कि जैसे हर एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन कमांड प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। उसी प्रकार से प्रांतों का प्रांतपति तो था, लेकिन जिसकी जो कमांड होती थी, वो राजा के पास होती थी। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं, तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जो अशोक होते हैं, वो अशोक सम्राट बनने के पहले प्रांतपति होते हैं और ये उज्जैन के प्रांतपति थे। और जो दोस्तों बिंदुसार के बड़े पुत्र थे सुसीम, वो तक्षशिला के प्रांतपति थे। तो हमने दोस्तों इसको समझ लिया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्थानीय प्रशासन की। अब हम दोस्तों देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन मतलब मौर्य वंश का क्या कैसा था। तो अगर हम दोस्तों स्थानीय प्रशासन की बात करें, तो आज जो दोस्तों गाँवों में नगर पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका हैं, तो इसको आप मौर्य वंश के स्थानीय प्रशासन से जोड़कर देख सकते हैं। अगर हम दोस्तों स्थानीय प्रशासन की बात करें, तो किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए अगर उसको विकास करना है, तो दोस्तों वहाँ पर स्थानीय प्रशासन का होना बहुत ज़रूरी है। स्थानीय प्रशासन जो होता है, वो एक प्रकार से आपके शासन की रीढ़ होती है। आप अगर वहाँ से कुछ भी करते हो, कितना भी पैसा आप केंद्र से भेजते हो, अगर वो पैसा सही तरीके से और गाँवों में, शहरों में उसका सही तरीके से उपयोग नहीं होता है, तो वहाँ पर विकास नहीं होता है। एक विकास की जड़ मानते हैं स्थानीय प्रशासन को। स्थानीय प्रशासन अगर आपका मजबूत होगा, तो आप वहाँ पर जो है एक प्रकार से विकास कर पाएँगे, डेवलपमेंट कर पाएँगे। तो जो सम्राट अशोक के टाइम का जो भी स्थानीय प्रशासन था, वो एकदम से तो दोस्तों मजबूत था। अगर हम दोस्तों मौर्य वंश के समय के स्थानीय प्रशासन की बात करें, तो जो मौर्य वंश के समय का स्थानीय प्रशासन था, उसको दोस्तों 4 कैटेगरी में मतलब 5 कैटेगरी में उसको बाँटा गया था। दोस्तों इसका पहला था जिला, जो जिला होता था वो बड़ा होता था और जिला के बाद दोस्तों बाँटा गया था स्थानीय, जिला के बाद आते थे स्थानिक और स्थानिक में दोस्तों 800 ग्राम होती थी। 800 ग्राम का जो समूह होता था, उसको बोलते थे स्थानिक। इसके बाद दोस्तों आते थे द्रोणमुख, क्या आता था द्रोणमुख। तो द्रोणमुख किसे बोलते 400 ग्राम के मालिक को दोस्तों 400 ग्राम का जो वो समूह होता था, उसको बोलते थे द्रोणमुख। इसके बाद आता था दोस्तों खरवटिक, जो खरवटिक होता है वो 100 ग्रामों का समूह जो होता है, वो खरवटिक होता है। इसके बाद
आता है दोस्तों संग्रहण। जो संग्रहण होता है उसके मतलब अंडर में 100 ग्राम आते थे। कितने? 100 ग्राम। संग्रहण के अंदर में 100 ग्राम आते थे और सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। जैसे आज भी अपने देश का जो शासन है उसमें भी सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। तो मौर्य वंश के शासन में भी सबसे छोटी और इकाई ग्राम होती थी। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है। तो इस प्रकार से जो मौर्य वंश का स्थानीय प्रशासन है उसको बाँटा गया था। मतलब जिला, और जिला के बाद स्थानिक, स्थानिक के बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद खरबटे, खरबटे के बाद संग्रहण और संग्रहण के बाद ग्राम। तो स्थानिक के अंदर 800 ग्राम आते थे, द्रोणमुख में 400 ग्राम आते थे, खरबटे में 200 ग्राम आते थे, 100 ग्राम आते थे और ये ग्राम का मुखिया ही होता था। ग्राम को इस प्रकार से बाँटा गया था। तो हमने दोस्तों मौर्य वंश का जो भी केंद्रीय प्रशासन है उसके विषय में समझ लिया है। उसके बाद जो मौर्य वंश का प्रांतीय शासन है उसके विषय में समझ लिया है। इसके बाद हमने दोस्तों जो मौर्य वंश का स्थानीय प्रशासन है जिसको दोस्तों मौर्य वंश रीढ़ मानता है। मतलब कि जो मौर्य वंश के राजा थे वो स्थानीय प्रशासन को रीढ़ मानते थे। मतलब अगर आपको विकास करना है तो आपका स्थानीय प्रशासन दोस्तों भ्रष्टाचार से मुक्त हो, बहुत मजबूत हो, तो आप विकास कर पाएंगे। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं मौर्य वंश के अन्य प्रशासन के बारे में कि कौन-कौन से और सिस्टम काम करते थे, जो कि शासन के अंदर में आते थे। इसके विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों मौर्य वंश की अगर हम अन्य प्रशासनों की बात करें तो इसमें दोस्तों इसमें आते थे सैन्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन और न्याय प्रशासन। तो 3 प्रशासन और काम करते थे मौर्य वंश के प्रशासन में। एक सैन्य प्रशासन, अब हम दोस्तों तो देखेंगे कि मौर्य वंश का सैन्य शासन कैसा था, उसके बाद पुलिस की व्यवस्था कैसी थी और न्याय की व्यवस्था कैसी थी। इसके विषय में हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अब। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मौर्य वंश का सैन्य प्रशासन की। आखिर मौर्य वंश का सैन्य प्रशासन कैसा था? अगर हम दोस्तों सैन्य प्रशासन की बात करें दोस्तों मतलब पैदल सैनिक थे और घुड़सवार थे, हाथी थे और रथ थे। मतलब मौर्य वंश की सेना कैसी थी? इसके विषय में दोस्तों बात करते हैं। तो मौर्य वंश की सेना में कुछ दोस्तों पैदल सैनिक थे जिनकी संख्या 60,000 थी। उसके बाद घुड़सवार थे जिनकी संख्या 30,000 थी और दोस्तों हाथी थे। तो जो हाथी थे तो हाथियों की संख्या 9,000 थी और जो रथ थे उनकी संख्या 8,000 थी। तो दोस्तों मौर्य वंश की सेना बहुत लंबी चौड़ी विशाल सेना थी। इसमें अगर हम दोस्तों संख्या की बात करें तो पैदल सैनिक बताओ 60,000 थे, घुड़सवार 30,000 थे, हाथी 9,000 थे, रथ 8,000 थे। मतलब कि आप अगर इसको देखें तो आप यही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी विशाल मतलब सेना थी। और दोस्तों इसमें कौटिल्य ने जो है कौटिल्य और मेगास्थनीज ने इसका वर्णन किया है। पूरे मौर्य वंश में आपको दोस्तों 2 ही के बारे में पढ़ना, एक कौटिल्य, एक मेगास्थनीज। मतलब कि अगर आप कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य भी मतलब कि मौर्य वंश के समकालीन थे। मतलब मौर्य वंश को बनाने में मतलब कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो भी मौर्य वंश में घटनाएँ हुई हैं, जो भी मौर्य शासकों के बारे में घटनाएँ हुई हैं, उनको जो है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिख दिया कि कौन-कौन सा वर्णन यहाँ पर हुआ है। और अगर हम मेगास्थनीज की बात करें तो दोस्तों मेगास्थनीज एक विदेशी और दोस्तों और दार्शनिक था। तो मेगास्थनीज ने अपने विदेशी दार्शनिक होने के नाते जो भी यहाँ पर घटनाएँ घटित हुई हैं, तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में उसका वर्णन कर दिया है। इसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पर सैन्य प्रशासन की बात किया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पुलिस प्रशासन की। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मौर्य वंश का जो पुलिस प्रशासन कैसा था। तो दोस्तों अगर हम मौर्य वंश के पुलिस प्रशासन की बात करें, तो इसमें दोस्तों नगरों में शांति व्यवस्था के लिए नगराध्यक्ष थे और पुलिस विभाग के लिए दंडपाल था। और गुप्तचर व्यवस्था के रूप में दोस्तों जो भी गुप्तचर व्यवस्था थी उसको गूढ़ पोस्ट कहा जाता था। और नगरों में अपराधियों को और नियंत्रित करने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला हुआ था। मतलब कि मौर्य वंश की जो दोस्तों पुलिस प्रशासन था बहुत कड़ा प्रशासन था वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों नगरों में शांति व्यवस्था के लिए नगराध्यक्ष की नियुक्ति होती थी। इसका काम था नगरों में शांति व्यवस्था करना। और पूरा जो भी पुलिस सिस्टम है उसको दंडपाल सँभालते थे। और गुप्तचर का जो दोस्तों दूत होता था उसको गूढ़पोस्ट कहा जाता था। और नगरों में अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए गुप्तचरों का जाल बिठा दिया था कि अगर अपराध कहाँ से हो रहे हैं इसको जानने के लिए पूरे नगरों में गुप्तचरों का एक जाल फैला दिया गया था। इसके बाद दोस्तों तो हम देखते हैं न्याय प्रशासन। अब हम दोस्तों समझते हैं कि मौर्य वंश का न्याय प्रशासन कैसा था। मतलब न्याय व्यवस्था मौर्य वंश में किस प्रकार की थी इसके विषय में हम बात करते हैं। तो अगर हम न्याय प्रशासन की बात करें तो इसमें दोस्तों सबसे ऊपर जो न्यायालय था वो था दोस्तों केंद्रीय न्यायालय। और केंद्रीय न्यायालय को 2 भागों में बाँटा गया था। एक था धर्मनिष्ठ न्यायालय और दूसरा था दोस्तों तो क्या था कंटक शोधन, है ना? दूसरा जो न्यायालय था उसका नाम था कंटक शोधन। इसके बाद दोस्तों जो न्यायालय होते थे वो होते थे जनपद न्यायालय,
फिर स्थानीय न्यायालय, फिर दोस्तों द्रोणमुख न्यायालय और संग्रहण न्यायालय और ग्राम न्यायालय। तो इस प्रकार से न्याय प्रशासन को करने के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए पूरा एकदम न्याय का जाल फैला हुआ था कि कैसे केंद्रीय न्यायालय काम करते थे, उसके बाद जनपद न्यायालय थे, स्थानीय न्यायालय थे, द्रोणमुख न्यायालय थे, संग्रहण न्यायालय थे और ग्राम न्यायालय थे। तो इस प्रकार से मौर्य वंश में न्याय का सिस्टम बहुत मजबूत था। मतलब कि एक प्रकार से न्याय का जाल ऐसा था कि आप अगर दोस्तों न्यायालय की बात करेंगे तो यहाँ पर 5-6 प्रकार के तो ओनली न्यायालय थे। मतलब केस अगर चलते-चलते ऊपर तक भी जाता है तो एक प्रकार से केंद्रीय न्यायालय उसको हैंडल कर देता था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय न्यायालय में कड़ी सज़ाएँ दी जाती थीं और अंग भंग की सज़ा भी प्रचलित थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट मौर्य वंश का जो प्रशासन है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य काम करता है, यहाँ का शासन कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में इसके बारे में देखा है। हम अगले वीडियो में मौर्य वंश की सामाजिक और दशा के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मौर्य वंश की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।